इंदौर में साइबर अपराध को लेकर किस तरह से जागरूकता अभियान पुलिस सामाजिक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन इंदौर के एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश ढंडोतिया द्वारा अभी तक लाखों लोगों को सोशल और सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया गया है। उनका कहना है कि अब जागरूकता के चलते साइबर अपराधों में काफी गिरावट आई है। इंदौर में एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया, जो कि एक साइबर क्रॉप के नाम से भी जाने जाते हैं, और अभी तक 500 से अधिक जो सेशन लेने के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को जागरूक किया। और कहा भी जाता है कि साइबर का एक ही मात्र जो बचाव है वो जागरूकता। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे साइबर को लेकर। सर, किस तरह का आपका ये अभियान? देखिए, ये अभियान इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस के अलावा और कोई इफेक्टिव टूल्स मेजर्स नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कंप्लेंट आ रही हैं, कंप्लेंट की संख्या काफ़ी है और जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो बल उपलब्ध है, वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में हमें अवेयरनेस के जरिए ही लोगों को, अवेयरनेस के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करना होगा। और जागरूक जब होंगे तो निश्चित रूप से हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे। जब मैं एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर था, तब पर डे 15 to 20 कंप्लेंट्स आती थी और लगातार मैंने वहाँ पर 1 साल सवा साल तक अभियान चलाया, तो वो कंप्लेंट सब लगभग 10 से 12 रह गई थी। और इसी तरह इंदौर क्राइम ब्रांच में अभी लगभग जब मैंने ज्वाइन किया था 1.5 साल पहले, तब 35 to 40 कंप्लेंट्स पर डे आती थी और अब वो कंप्लेंट 25 to 30 रह गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी डीप जाता है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही एक इफेक्टिव टूल है जिससे कि हम साइबर फ्रॉड को कम्बैट कर सकते हैं। सर, आपके द्वारा 500 से अधिक जो सेशन लिए गए हैं, उसमें कितने लोग ऐसे मानते हैं कि जागरूक हो चुके हैं? देखिए, अभी मुझे आकाशवाणी में मेरा लगातार 15 दिन तक का सेशन चले थे, लगातार लाइव में गया था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ शहर में हम लगातार स्कूल और कॉलेज में जाके ऑफलाइन जाके उनको एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिमोट एरिया में लोग अभी भी साइबर फ्रॉड में कहाँ उनको कंप्लेंट करनी है उनको नहीं मालूम है। तो मैंने और आकाशवाणी ने मिलकर, हमने आकाशवाणी के साथ मिलकर, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने आकाशवाणी के साथ मिलकर एक सेफ क्लिक विद आकाशवाणी के साथ एक अभियान चलाया था, जिसमें 15 डेज में लगातार लाइव गया था। और उनके द्वारा जो मुझे सर्टिफिकेट दिया गया विविध भारती के तहत, जिसमें कि रिमोट एरिया से लगातार फ़ोन आते थे, जिसमें महाराष्ट्र से भी फ़ोन आए, गुजरात से भी आए, राजस्थान से भी आए और आसपास की डिस्ट्रिक्ट से भी फ़ोन आए, दिल्ली से भी आए। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि इन 15 दिनों में जो उनके जो लिसनर्स थे, 1,25,00,000 लोगों ने उसको सुना है और उसके लिए मुझे उन्होंने विधिवत सर्टिफिकेट भी दिया है लिखकर। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से आकाशवाणी एक बड़ा बिग टूल है, क्योंकि रिमोट एरिया में आकाशवाणी का काफ़ी अच्छा रोल है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, डिजिटल एडवाइजरी जो मैं जारी करता हूँ, अभी एक कलर ट्रेडिंग की एडवाइजरी चल रही है जिसमें लगभग 15 लाख के करीब व्यूज हैं। अभी एक एडवाइजरी और थी जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक व्यूज आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल एडवाइजरी के माध्यम से, और मैं लगभग 100 से अधिक डिजिटल एडवाइजरी जारी कर चुका हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि लगभग लाखों लोग इसमें चूंकि जिस तरह व्यूअर्स हैं, व्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने व्यूअर्स हैं उतने लोग कहीं ना कहीं एजुकेट हुए हैं। तो पिछले दिनों आपने एक लिस्ट भी जारी करी थी कि इतने प्रकार से जो है कि अपराध होते हैं साइबर से जुड़े हुए, उसको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चूंकि अभी 8 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, और मैं महिलाओं को जरूर कहना चाहूँगा, जो हम सेल्फी डालते हैं और फोटो डालते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हम जैसे ही सेल्फी लेकर डालते हैं तो उसमें खतरा ये है कि वो आपकी जीपीएस लोकेशन ऑन होती है और आपका जो फरियादी है, जो 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 विक्टिम है, विक्टिम के पास, वो महिला के पास जिसने सेल्फी डाली है, उसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन उनको स्टॉक करते हुए उनके साथ पहुंच सकता है, क्योंकि आपकी सेल्फी और फोटो के साथ आपकी लोकेशन जाती है। तो कभी भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से महिलाओं से कहना चाहूँगा, मैं, महिला या पुरुष किसी से भी, कि आप जब भी अपना फोटो डालें तो जीपीएस को ऑफ करें। जीपीएस को ऑफ करने के बाद सेल्फी लें और फिर उसको ऑनलाइन पोस्ट करें, तब जाके आपकी लोकेशन नहीं जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई तरह के क्राइम हुए हैं कि लोगों ने उनको ऑनलाइन स्टॉक किया है और विक्टिमाइज्ड किया है उनको। तो कहीं ना कहीं इसमें इनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा, अननोन कॉल्स आते हैं, अननोन लिंक्स आती हैं, फेक लिंक्स आती हैं, उनको आप वेरीफाइड करें। साइबर दोस्त के जो I4C है, जो कि नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ये लगातार साइबर क्राइम के लिए काम कर रही है, अवेयरनेस के लिए भी और उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। तो जिसमें 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो उनके द्वारा अभी एक साइबर दोस्त नाम का एक ऐप भी बनाया गया है। तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो उस ऐप में कई फीचर्स है। अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो स्कैमर का है या नहीं, उसको अपन मोबाइल को चेक कर सकते हैं, किसी लिंक को चेक कर सकते हो, फिशिंग लिंक है या नहीं, या कोई वेबसाइट को चेक करते हो फिशिंग वेबसाइट है या नहीं, या किसी मेल को चेक करते हैं, सस्पेक्टेड मेल को, कि वो मेल सस्पेक्टेड है या रियल मेल है। तो कहीं ना कहीं ये हमें जो टूल्स मिले हुए हैं, एक virustotal.com है, जो कि एक वेबसाइट है जिसमें कई मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो वो स्कैनर्स लगे हुए हैं, तो आप कोई भी लिंक डालेंगे तो उसमें स्कैन करके वो बता देगा कि लेजिटिमेट है या नहीं।
तो हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन जब हम इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम वेरीफाई नहीं करते। हम अज्ञात कॉलर्स की बातों में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं जिसमें कि हम लालच में आ जाते हैं। कोई भी हमको लालच देता है कि 100% मुनाफे की गारंटी। इस दुनिया में 100% मुनाफे की गारंटी तो एलन मस्क भी नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में हमेशा एक बिजनेस में, एक इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर कोई 100% जो कि मुनाफे की गारंटी अगर कोई दे रहा है आपको, अगर अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दे रहा है, तो ये मान के चलिए वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, आपको लालच में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। एक ये भी कहना चाहूँगा कि जो लड़कियों के जो कुछ अननोन डीपी बनी रहती है, उसमें लड़कियों के फोटो रहते हैं और हाय का मैसेज भेजते हैं, तो कभी भी अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाएं, क्योंकि आप अननोन वीडियो कॉल को जैसे ही उठाएंगे वो लड़की वहाँ पर न्यूड होगी और आपका वीडियो या स्क्रीनशॉट बन जाएगा, तो वो आपके साथ फ्रॉड करेगी, सेक्सटॉर्शन के तहत आपसे पैसा वसूल करेगी। सर, अभी हाल ही में देखा गया था फर्जी डिजिटल अरेस्ट की काफ़ी जो अभियान चला था और आपने उसको रोकने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फर्जी डिजिटल अरेस्ट में बुजुर्ग, महिला और युवाओं को ज़्यादा इसमें निशाना बनाया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों का अकाउंट होगा, जिस अकाउंट में पैसे होंगे, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। तो उसमें चूंकि वह जो जॉब कर रहे हैं वो, या फिर जो सीनियर सिटीजन से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका जीपीएफ का पैसा या कोई उनकी पुरानी जो पूरी जीवन भर की कड़ी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है, तो उनको टारगेट करते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। मैंने कई जो हमारे यहाँ केसेज आए डिजिटल अरेस्ट में, सीनियर सीनियर जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर, उनसे पूछा कि आप पेपर पढ़ते हैं? नहीं। और एक महिला के साथ फ्रॉड हुआ था, 1,60,00,000 का डिजिटल, उनसे ही पूछा तो पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना है कि हम सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चलती हैं, केवल उन्हीं को हम जो कि भ्रामक भी हो सकती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जरूर अपना समय स्पेंड करें। कम से कम 10 मिनट के लिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया लगातार साइबर फ्रॉड के लिए बेहतर कवरेज दे रही है, काफ़ी बड़े रूप में उसको कवरेज दे रही है, जिससे कि लोग उसको देखें तो जागरूक हों और रिकॉल कर पाएंगे। और उनके पास भी इस तरह का कॉल आता है डिजिटल अरेस्ट में, मैं ये बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, 3 तरह के कॉल आते हैं। एक कॉल आएगा कि आपके मैं किसी कुरियर कंपनी का नाम लेंगे और मैं उसके कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ और आपका एक पार्सल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स है। या फिर दूसरा इस तरह से आएगा कि आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। मैं ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपके मैनेजर, उनसे पूछा कि आप पेपर पढ़ते हैं? नहीं। और एक महिला के साथ फ्रॉड हुआ था, 1,60,00,000 का डिजिटल, उनसे ही पूछा तो पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना है कि हम सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चलती हैं, केवल उन्हीं को हम जो कि भ्रामक भी हो सकती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जरूर अपना समय स्पेंड करें। कम से कम 10 मिनट के लिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया लगातार साइबर फ्रॉड के लिए बेहतर कवरेज दे रही है, काफ़ी बड़े रूप में उसको कवरेज दे रही है, जिससे कि लोग उसको देखें तो जागरूक हों और रिकॉल कर पाएंगे। और उनके पास भी इस तरह का कॉल आता है डिजिटल अरेस्ट में, मैं ये बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, 3 तरह के कॉल आते हैं। एक कॉल आएगा कि आपके मैं किसी कुरियर कंपनी का नाम लेंगे और मैं उसके कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ और आपका एक पार्सल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स है। या फिर दूसरा इस तरह से आएगा कि आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। मैं ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपके सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। या फिर थर्ड आएगा कि हम आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो 2 घंटे में बंद होने वाला है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। इस तरह से वो आपको ट्रैप करते हैं, आपकी सिम का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इस तरह से वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो कॉल पर ले लेते हैं और उनको फिर डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। लकीली हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवेयरनेस कैंपेन चला है, सस्टेंड लगातार हम इसको चलाया है। तो ऐसी स्थिति में जो पिछले साल लगभग 80 के करीब डिजिटल अरेस्ट के केस आए थे, इस बार 1 जनवरी से लेकर अभी टिल नाउ 22 मार्च तक अभी सिंगल केस डिजिटल अरेस्ट का अभी नहीं आया है। ये तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि सर कि इतने दिनों हो गए और फर्जी डिजिटल अरेस्ट नहीं आया। लेकिन एक और सवाल सर कि अभी जो 2024 गया है उसमें कई लोगों के पैसे रिटर्न भी करवाए गए, कई आरोपियां भी मिली और कई आरोपियों को पकड़ा भी गया। साथ ही में जो बाहर की गैंग है वो कितनी सक्रिय हो, कितने का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज ये मानना पड़ेगा कि अगर इंदौर में कोई विक्टिम है तो उसके क्रिमिनल्स सारे बाहर के होंगे। इंदौर में विक्टिम है तो क्रिमिनल्स होंगे आपके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, गुड़गांव और नूह, मेवात, अलवर, राजस्थान के होंगे। और राजस्थान में अगर कोई फ्रॉड होता है तो हो सकता है कि इंदौर में उसके क्रिमिनल मिले। अभी उड़ीसा में एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था तो उसकी टीम आई थी, तो यहाँ पर आरोपियों को लेकर गई थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग दूसरे स्टेट के लोगों को टारगेट करते हैं और जिससे कि वो थोड़ा सा, चूँकि टाइम ट्रैवलिंग और डेली इतने अपराध होते हैं, जब तक टीम आएगी तब तक वो लोग कहीं ना कहीं स्विच ओवर कर जाते हैं और अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो सारे फ्रॉडस्टर बाहर के हैं। हम 70 से अधिक 2024 में हमने साइबर फ्रॉडस्टर के आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 30 से अधिक लगभग डिजिटल अरेस्ट के आरोपी हैं, जिसमें कि आप देखिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लेकर बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गुड़गांव
और अलवर, ये मतलब कई स्टेट से हमने, हैदराबाद, चेन्नई, हमने यहाँ से आरोपियों को अरेस्ट किया है। और कई आरोपी दुबई या फिर बाहर जगह लिंकेज मिली है वो भाग गए हैं, तो उनका भी हमने एलओसी जारी कराया है। एलओसी के माध्यम से आपने देखा होगा पिछले 15 दिन पहले भी हमने एक चेन्नई से एक आरोपी को पकड़ा था जो डिजिटल अरेस्ट का, जो दुबई भागने की कोशिश में था, तो हमने एलओसी भी जारी कराई है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमने कई ऐसे जो जो क्रिमिनल्स हैं जिनके लिंकेज बाहर आए हैं उनके लिए हमने एलओसी जारी करा दी है, तो वो भी जब भी कभी इंडिया आएंगे या फिर कभी भी उसके माध्यम से हमें खबर मिल जाएगी। तो आपके इसमें एक जुनून देखा जाता है कि साइबर को लेकर जुनून है, आप हमेशा एक तगड़े तरीके से जो खड़े रहते हैं साइबर के लेकर, तो वो जुनून कहाँ से आया और कैसे आया है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह की जो कंप्लेंट्स आती हैं, लगभग डेली 35 टू 40 कंप्लेंट्स आती थी, और बेचारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पैसे निकल जाते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, उनकी पूरी मेहनत की जो जो गाड़ी कमाई होती है वो पूरी चली जाती है, फिर वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रोते भी हैं, या आंसू भी आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ऐसा करूं, क्योंकि अब इतने चैलेंजेज आ गए हैं कि वो पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे में पैसा रिकवर करना बड़ा मुश्किल काम है, एक बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस एक बेहतर विकल्प है। और कभी कभी मुझे संतुष्टि भी होती है कि जिन कोचिंग और स्कूल से मैं जाता हूँ, कई बार वो स्टूडेंट्स कॉमन होते हैं जो स्कूल में होते हैं, उसी कोचिंग में मिल जाते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि सर, मेरे पापा के पास ये कॉल आया था पर मैंने पापा को बता दिया था जो आपने बताया था, तो इस वजह से हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से स्लो एंड स्टडी प्रोसेस मैं मानता हूँ, लेकिन अवेयरनेस एक बेहतर विकल्प है। अवेयरनेस के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि आप खुद सोचें, डेली 25 टू 30 कंप्लेंट्स अब आ रही हैं। अगर एक अकाउंट को देखेंगे तो अकाउंट बिहार का निकलेगा, और ऐसी 25 से 30 कंप्लेंट आ रही है, आप कहाँ कहाँ टीमें भेजेंगे और कैसे भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि सबसे पहले लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों के पास, अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में पिछले साल का जो डाटा है, 115 करोड़ लोग मोबाइल चलाते हैं, जिसमें लगभग 55 करोड़ से 60 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वल्नरेबल रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी भी माध्यम से वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधानी की जरूरत होती है, और सावधानी के लिए उनको अवेयर करना बेहद जरूरी है। तो अवेयरनेस ही एक बेहतर विकल्प है, इसमें लगातार हम काम कर रहे हैं।